सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो। Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. क्या आपको याद है नोएडा का वो मशहूर या फिर कहें एक तरह से श्रीकांत त्यागी का वो किस्सा या वो कहानी, और जिस तरह से उसने पूरी पब्लिक हेडलाइन और जिस तरह से अखबारों की सुर्खियां बना। और उस केस में क्या हुआ? उस केस में ये हुआ कि श्रीकांत त्यागी के मामले में यूपी के जो सबसे एक तरह से कहें इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट थे उस समय के, नवनीत सहगल, वो नप गए। क्यों ऐसा हुआ, इसकी कहानी हम थोड़ी देर में समझाएंगे। लेकिन सिर्फ नवनीत सहगल का इशू नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी ऋषिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं झारखंड से, वो देवघर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी से किस तरह से उनकी झड़प हुई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जब तेलंगाना में 144 जो वीक सीट हैं बीजेपी की, उस पे उन सीटों को मजबूत करने के लिए कैंपेन करने के लिए गई वहाँ पर प्रवास के दौरान, एक प्रवास का जो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल कार्यक्रम है उसके तहत उनकी पब्लिक एक तरह से नोक झोंक और जिसको कह सकते हैं झड़प हुई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगाया था उस राशन के शॉप पे, उस राशन की दुकान पे। तो आखिर सवाल है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद क्यों ब्यूरोक्रेट से नाराज हैं, क्यों वो उलझ रहे हैं, क्यों पुलिस अधिकारियों से उनकी नाराजगी है? क्या एक पावर टसल है, या फिर ये उन राज्यों में तो बात समझ में आती है जहां पर बीजेपी पावर में नहीं है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां पावर में हैं, तो एक तरह से वहां के जो ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो केंद्र की रूलिंग पार्टी की बात नहीं सुनते, नहीं समझते हैं। तो वहां पर इस तरह की कंट्रोवर्सी होना एक आम बात है। लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी अधिकारी के ऊपर अगर मंत्री नाराज हो रहे हैं, विधायक नाराज हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बिगड़ते रिश्तों की। तो शुरुआत करते हैं नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस के से। श्रीकांत त्यागी केस में आखिर क्या हुआ था? जिस तरह से जब पहले श्रीकांत त्यागी के कुछ लोग उन महिला के घर पे पहुंचे, उनके फ्लैट में पहुंचे, और उसके बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो नोएडा के जो सांसद हैं महेश शर्मा, उनको जब ये खबर मिली, चूंकि वो जो परिवार था वो मेरठ के एक सांसद जो राजेंद्र अग्रवाल जो बीजेपी के सांसद हैं उनसे परिचित था, उनका दोस्त बताया जाता है। तो उन्होंने जब राजेंद्र अग्रवाल को फ़ोन किया कि हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के जो कारिंदे हैं, उनके जो गुर्गे हैं, आकर हंगामा कर रहे हैं, तो राजेंद्र अग्रवाल ने महेश शर्मा को फ़ोन किया कि उनके परिचित लोग हैं और उनके परिचित के घर में इस तरह का हंगामा हो रहा है। महेश शर्मा ने तमाम जगहों पर जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं आलोक शर्मा, उनको फ़ोन खटखटाया, नोएडा के जो एसपी थे उनको फ़ोन खटखटाया, लेकिन इन अधिकारियों ने उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। और जब बवाल बढ़ गया तो उसके बाद आपने सुना होगा महेश शर्मा का वो बहुत ही फेमस कोट जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम अशेम्ड, मुझे शर्मिंदा हूं मैं कि हमारी यूपी में इस समय सरकार है। उसके बाद महेश शर्मा ने जो होम सेक्रेटरी थे अवनीश अवस्थी, जो अभी थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, अवनीश अवस्थी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूपी में है और हमारी सरकार के रहते अगर हमारी पुलिस तब भी एक्ट नहीं करती है, नोएडा के पुलिस कमिश्नर एक्ट नहीं करते, एसपी एक्ट नहीं करते, किस तरह से एक महिला के घर में इस तरह की हरकतें हो रही है और उस रोका नहीं जाता, तो क्या मैसेज जाएगा। और इसी बीच में जब ये नेशनल मीडिया की सुर्खियां बनने लगा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इंटरवीन करना पड़ा और जेपी नड्डा ने फ़ोन किया यूपी में। यानी कि वहाँ से जब बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट फ़ोन करता है मुख्यमंत्री ऑफिस में मुख्यमंत्री को, और वहाँ से फिर हड़कंप शुरू होता है। फिर अवनीश अवस्थी
तुरंत एक्टिव होते हैं और फिर नोएडा के कमिश्नर को हड़काया जाता है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसके बाद की कार्रवाई आप सबके जहन में है कि किस तरह से वो लोग अरेस्ट हुए। पहले जो श्रीकांत त्यागी भगोड़े थे, फिर उनको अरेस्ट किया गया और किस तरह से उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई। लेकिन इस पूरी कहानी में क्या हुआ कि महेश शर्मा का जो गुस्सा था वो यूपी के पुलिस अधिकारी ब्यूरोक्रेट पे उतरा और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने इस इशू को लिया, तो उस चक्कर में जो निपटे, एक तो नोएडा के कई सारे पुलिस जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर हो गया उस केस के बाद, और जो नवनीत सहगल जिनके ऊपर ये जिम्मा था, जो एक इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट थे और जिनके ऊपर ये जिम्मा था सरकार के प्रचार प्रसार यानी कि योगी सरकार की इमेज बिल्डिंग का काम था, और चूंकि त्यागी केस में काफ़ी बदनामी हुई सरकार की, तो इसलिए उनका नपना तो तय था। सिर्फ सहगल का मसला नहीं है, यूपी के एक और महत्वपूर्ण नौकरशाह ब्यूरोक्रेट की इस दौरान छुट्टी हुई, वो थे अमित मोहन प्रसाद। अब इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी ये थी कि जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उनके का जो मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री, उसका सारा काम इनके जिम्मा था। लेकिन जुलाई के महीने में जब ब्रजेश पाठक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेने के लिए हैदराबाद गए, तो अमित मोहन प्रसाद ने उनकी गैर हाजिरी में उनके ही डिपार्टमेंट के ढेर सारे डॉक्टरों का तबादला कर दिया। और जब उन्हें ये भनक लगी तो उन्होंने इस मसले को उठाया। और हैरत की बात ये देखिए कि जो चिट्ठी लिखी गई ब्रजेश पाठक की तरफ से अमित मोहन प्रसाद को, वो लीक हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब सवाल है कि लीक किसने किया, क्योंकि चिट्ठी तो डिप्टी सीएम के ऑफिस से चला था अमित मोहन प्रसाद के लिए कि इस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी में कई तरह की इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, और कई सारे डॉक्टरों का जो तबादला किया गया है वो गलत तबादला किया गया है। तो यानी कि किसी न किसी ने, यानी कि दोनों पक्षों में से किसी ने इस पत्र को लीक कर दिया ताकि एम्बैरेसमेंट हो सरकार की, और मामला एक तरह से जो बीजेपी हाईकमान है उस तक ये पहुंचे। और उसके बाद फिर भी यही हुआ, जब मामला सुर्खियां बनने लगी तो उसके बाद बीजेपी हाईकमान को दखल देना पड़ा। और थोड़े दिन पहले, यानी कि एक सप्ताह पहले, जो यूपी में कई सारे महत्वपूर्ण जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका ट्रांसफर हुआ, उसमें अमित मोहन प्रसाद जो थे वो भी नप गए, और वो हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट से चले गए एमएसएमई में, जहां पे खादी को कैसे प्रोत्साहित किया जाए उस डिपार्टमेंट में वो चले गए। तो कुल मिलाकर जो ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की जो टसल थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा अमित मोहन प्रसाद को। अब सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, बीजेपी के दूसरे रूल्ड स्टेट, अगर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों को देखें, जैसे मध्य प्रदेश में एक ताजा कहानी हुई कि जो सिंधिया खेमे हैं उनके दो मिनिस्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया और ब्रजेंद्र यादव, ये दो मिनिस्टर जो सिंधिया कैंप में हैं, जो सिंधिया के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टूट कर आए थे उस समय सरकार बनाने के लिए, उन लोगों ने दो चिट्ठियां लिखी और दोनों चिट्ठियां लीक हो गई। और वो चिट्ठियां थी कि शिवपुरी जो इलाका है, शिवपुरी इलाके के गार्जियन मिनिस्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं। अब वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो चिट्ठी लिखते हैं और जिसमें ये लिखते हैं कि जो एसपी है वहां का, शिवपुरी का, उसने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की है पुलिस अधिकारियों की, जो बिना उनकी अनुमति के किया गया है। चूंकि गार्जियन मिनिस्टर अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया है तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन एसपी महोदय ने बिना उनसे अनुमति लेकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी। लेकिन उनके टारगेट पे कौन थे? उनके टारगेट पे थे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस, जो कि शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी ऑफिसर हैं और मध्य प्रदेश के सबसे इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट हैं। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया का टारगेट था चीफ सेक्रेटरी सिंधिया कैंप के एक और मंत्री। उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि उनके डिपार्टमेंट में कुछ अनियमितताएं हुई हैं, इरेगुलरिटी हुई है, लेकिन उनसे सहमति, उनसे अनुमति नहीं ली गई है। इसके अलावा आप देखें झारखंड का केस काफ़ी नेशनल हेडलाइन बना, जिसमें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और जिस तरह से देवघर के डीसी के बीच में एक तरह से पब्लिक नोकझोंक हुई और जिस तरह से ट्विटर पे उन सब के बयान लगातार आते रहे, दोनों एक दूसरे को कोसते रहे। पहला आर्गूमेंट ये था कि किस तरह से निशिकांत दुबे ने एटीसी के ऊपर प्रेशराइज करके, और चूंकि वहाँ पे नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई विमान टेक ऑफ नहीं हो सकता रात में, लेकिन उन्होंने एटीसी के ऊपर प्रेशर डालकर अपने क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए वो अपने चार्टर्ड विमान को उड़ा ले गए देवघर से। ये डीसी का पक्ष था। उसके बाद
निशिकांत दुबे ने इस पे अपना वर्जन दिया। फिर उसके बाद ये बात सामने आई, जो हमारी सहयोगी ने एक स्टोरी भी की, उस स्टोरी को भी आप पढ़ेंगे मधुपर्णा की, कि किस तरह से जो देवघर के डीसी हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में सिर्फ इस केस को लेकर नहीं बल्कि अनगिनत यानी कि 30 से ज्यादा एफआईआर किए हैं निशिकांत दुबे के ऊपर अलग अलग मामलों में। इलेक्शन वायलेशन का मसला है, यहां तक कि उनके बच्चों के ऊपर भी एफआईआर किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक पॉलिटिशियन, एक एमपी और दूसरा जो ब्यूरोक्रेट है, चूंकि वो हेमंत सोरेन के खास हैं और चूंकि इस समय हेमंत सोरेन और बीजेपी में टसल चल रही है, बीजेपी वहां की सरकार को गिराना चाहती है, हेमंत सोरेन के ऊपर निशिकांत दुबे लगातार अटैक करते रहते हैं, तो इसलिए उनका जो करीबी ब्यूरोक्रेट है उसके जरिए निशिकांत दुबे के ऊपर इस तरह के दर्जनों, 2 दर्जन से ज्यादा केसेस एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। उसके बाद जवाब में निशिकांत दुबे ने दिल्ली में आकर उनके ऊपर केस कराया, जो सेडिशन का भी केस था उसमें इन्वॉल्व था। तो ये झारखंड का मसला था। इस तरह से आप अलग अलग राज्यों में जाएं, गुजरात हो, गुजरात में बीजेपी के विधायक और जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर यह आरोप लगाया कि पिछले 25 सालों में जो सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके अधिकारी कोई काम नहीं करते और एक सड़क हर साल कैसे पानी में, बाढ़ में या बारिश होने के बाद बह जाती है, यानी कि सड़क की गुणवत्ता में कमी है या जो ऑफिसर हैं वो भ्रष्टाचार, करप्शन में इन्वॉल्व हैं। आसाम का केस ले लें, आसाम के बीजेपी विधायक ने वहां के जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनके साथ मई के महीने में अभद्रता की और यहां तक टिप्पणी की कि इसको बांधकर मैं पिटवाऊंगा। उसके बाद फिर वहां के जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे उनमें से ढेर सारे 3 दर्जन से ज्यादा ऑफिसर ने हेमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखी कि इस तरह का अपमानजनक रवैया और इस तरह की अभद्रता जो सिविल सोसाइटी और सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अक्रॉस आप देखें, गुजरात का केस ले लें, आसाम का केस ले लें, यूपी का केस ले लें, मध्य प्रदेश का केस ले लें, झारखंड ले लें, आप पश्चिम बंगाल में चूंकि वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन आप देखें कि पिछले महीने में जब शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो जब होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने आए थे तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की एक पूरी लिस्ट लाई थी कि ये सारे अधिकारी जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर बीजेपी को परेशान करने के लिए काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रलिटी होती है, यानी कि जब आप सेंट्रल कैडर में जाते हैं तो एक ऑफिसर को एक न्यूट्रल एटीट्यूड रखना चाहिए, उन्होंने न्यूट्रलिटी को छोड़ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। और वो जो चिट्ठी थी वो डीओपीटी को भी भेजी गई क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर हैं उनका जो सेंट्रल कैडर है, उनका जो सीआर है वो डीओपीटी मेंटेन करता है और अगर केंद्र सरकार डीओपीटी उनके सीआर में टिप्पणी कर दे उनके ऊपर तो उनका प्रमोशन और उनका फिर आगे का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल का ये ऐसा केस हुआ। वैसे ही आप महाराष्ट्र का केस देख लें तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं वो ब्यूरोक्रेट से नाराज हैं। निर्मला सीतारमण का ऐतिहासिक किस्सा आपने देखा है कि किस तरह से निर्मला सीतारमण वहाँ के ब्यूरोक्रेट पे नाराज हो गई क्योंकि उस राशन की दुकान में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं थी। और निर्मला सीतारमण ने फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये भी पूछा, जैसे सामान्य ज्ञान का जीके होता है ना, कि आप ये बताओ कि जो राशन जो मिल रहा है उसमें केंद्र सरकार की सब्सिडी कितनी है, राज्य सरकार की सब्सिडी कितनी है। और वो जो ब्यूरोक्रेट था वो उस समय उस फिगर को नहीं बता पाया। तो एक तरह से एजेंडा ये था कि उसे जलील करना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, एमपी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस ऑफिसर हैं उनसे नाराज है। तो सबसे जो पहला कारण है ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अगर आप किसी भी स्टेट में जाएं तो जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कंसंट्रेट है। तो जो नीचे के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो एमपी हो या फिर विधायक हो या फिर मंत्री तक कह लें, स्टेट मिनिस्टर के पास भी कोई पावर नहीं होता। तो वो जब जाता है अपने इलाके में और वहाँ के अधिकारी उसकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि अधिकारियों को लगता है कि जब तक सीएम ऑफिस से फ़ोन नहीं आएगा, जब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़ोन नहीं करेगा, जब तक चीफ सेक्रेटरी फ़ोन नहीं करेगा, तब तक इस फाइल पर कोई मूवमेंट नहीं करना है। तो वैसी स्थिति में जो सांसद या विधायक या फिर मंत्री, उसकी इज्जत जो है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जीरो हो जाती है। तो इसलिए वो फिर उस अधिकारी से लड़ता है और फिर नेता ये कहता है
कि ब्यूरोक्रेट की तो कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है नहीं, उन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन नेता को तो चुनाव लड़ना है। उससे लाख से ज़्यादा जो उनकी पॉपुलेशन की कंस्टिट्यूंसी होती है, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनना है, तो इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो पहला जो कारण है वो ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है, और वहाँ पर एक तरह से जो चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उससे एक तरह से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि जब तक सीएम नहीं बोले तब तक इस फाइल पे या इस काम पे हाथ नहीं डालना है। और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया, गार्जियन मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट, कि हर एक जिले का एक गार्जियन मिनिस्टर होगा और वहाँ की सारी जो समस्याएं होंगी, सारी जो पब्लिक डीलिंग होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम ऐसे काम होंगे, वो गार्जियन मिनिस्टर करेगा। लेकिन अब अधिकारी गार्जियन मिनिस्टर को भी बाईपास करने लगे हैं, जिसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश और यूपी में दिखा। दूसरा बड़ा कारण है एरोगेंसी। निश्चित रूप से जो सत्ता में जब राजनेता होते हैं तो उनकी एक अपनी हनक होती है, और ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर के कारण वो एरोगेंट हो जाते हैं। और वो एरोगेंसी कई बार आपको पब्लिक डीलिंग में दिखती है, कि वो ब्यूरोक्रेट के सामने दिख जाता है कि जो काम बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए उसके लिए भी उन्हें एरोगेंट होना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, कि जब पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्ट्री में थे तो वहाँ के अधिकारी ये हमेशा कंप्लेन करते थे कि पीयूष गोयल का जो ब्यूरोक्रेट, जो रेलवे मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ डील करने का तरीका है वो काफ़ी एरोगेंट है, और वो किसी भी अधिकारी को बुलाकर किसी भी समय झाड़ सकते थे। रात के 12 बजे वो बैठक बुलाते थे और अधिकारियों का कहना था कि ये परेशान करने के लिए बैठक बुलाई जाती है। तो एक तरह से जो पब्लिक नेचर, किस तरह से अधिकारियों को डील करने का तरीका है, वो एरोगेंसी के कारण कई बार खत्म हो जाता है, और नेता को ये लगता है कि जब तक वो एरोगेंट नहीं होगा तब तक अधिकारी काम नहीं करेंगे। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि हर मंत्री को, हर विधायक को, हर सांसद को, हर चीफ मिनिस्टर को अपने हिसाब से, यानी कि यसमैन ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे लगता है कि उसका ट्रस्ट उसी अधिकारी पर रहेगा जो उसका यसमैन है। अगर कोई न्यूट्रल ऑफिसर होगा तो उससे उस तरह की फेवर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये एक बड़ा कारण है रेजिमेंट का ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट फिर उस हिसाब से अपनी पॉलिटिकल लीनिंग को मोल्ड करता है। अगर बीजेपी का शासन है तो वो बीजेपी की आइडियोलॉजी का हो जाता है, अगर लेफ्ट का शासन है तो लेफ्ट की आइडियोलॉजी पकड़ लेता है, अगर टीएमसी का शासन है तो टीएमसी की आइडियोलॉजी पकड़ लेता है। तो ये एक बड़ा कारण है कि हर किसी को चाहिए यस मैन, और अगर यस मैन नहीं हुए तो वहां से समस्या की शुरुआत होती है। लेकिन ये सब 3-4 ऐसे फैक्टर हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे फैक्टर हैं कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के बीच का जो ट्रस्ट है, या फिर कहें कि वो एब्यूज तक पहुंच गया है, वो हाथापाई तक पहुंच गया है, वो एक तरह से जलील करने तक पहुंच गया है, और जिससे निश्चित रूप से सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात का जो उनका मॉडल था, वो उस मॉडल में उन्होंने ब्यूरोक्रेट के साथ जिस तरह का ट्रस्ट डेवलप किया था, वो रिमार्केबल ट्रस्ट उन्होंने डेवलप किया था। और गुजरात मॉडल की सफलता का एक बड़ा कारण था कि वो ब्यूरोक्रेसी पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और उनके साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी, जो ट्यूनिंग थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही कॉर्डियल थी। और अगर आप देखें गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री के अभी तक के सफ़र में जितने भी ब्यूरोक्रेट उनके साथ काम किए हैं, उन सबको उन्होंने रिवॉर्ड दिया है, उन्हें अच्छी प्लम पोस्टिंग दी है। तो लगता है कि बाकी पॉलिटिशियन को भी एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका जो ऑप्टिमम इस्तेमाल है उस पर ध्यान देना चाहिए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।